नमस्कार। कारवां सितारों का और मैं यानी जेवी मनीषा आज के कारवां में आपकी हमसफर। आज इस कारवां में जिस सितारे की चमक के रूबरू हम आपको लिए जा रहे हैं वे हैं श्री राकेश बेदी। 1 दिसंबर को दिल्ली में जन्मे श्री राकेश बेदी जी आज सितारों के इस कारवां के खास सितारे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि एक चुलबुला सा किरदार जिसने अपनी भोली सी सूरत के भोलेपन से अनेक होठों पर मुस्कुराहट बिखेरी बेहद हर दिल अजीज हैं। पर्दे पर देख कर प्रभावित होते हम आज इन्हें 2 पल के लिए पा ही गए तो सोचा क्यों ना इस सितारे के पीछे छिपे उस सरल सहज व्यक्ति से भी साक्षात्कार कर ही लिया जाए। जिंदगी मिलने से लेकर के जिंदगी को जानने तक का समय वो होता है जिसे हम और आप बचपन कहते हैं। राकेश बेदी जी का बचपन कैसा गुजरा, आइए उन्हीं से पूछें। जन्म हुआ दिल्ली में और बचपन तो वाकई बहुत अच्छा बीता। बचपन अच्छा ही बीतना चाहिए। दुआ करता हूँ कि सारे देश का बचपन अच्छा बीते। और दिल्ली में ही पढ़ाई लिखाई की। सारी जो जितनी भी खेल कूद मुझे आती थी जितनी मैं कर सकता था अपनी कैपेसिटी अपने शरीर के हिसाब से। मोटा तो नहीं था लेकिन ज़्यादा थोड़ा सा हैवी तो हमेशा ही था, लेकिन खेल कूद करता रहा। जिंदगी में एक दौर वो भी आता है जब हम अपने आप को जानने लगते हैं। ये पता चलता है कि हमारा रुझान किस ओर है। राकेश बेदी जी को इस बात का पता कब चला कि उनका रुझान अभिनय की ओर है, आइए उन्हीं से जानते हैं। जन्म देने वाले माता पिता भी ये कब जानते हैं कि उनका नौनिहाल क्या बनेगा। ये तो वक्त ही बताता है कि उसने भविष्य के आंचल में क्या छिपा रखा है। समय धीरे धीरे कहता है और हम हौले हौले सुनते हैं। जबकि बचपन में कई तरह के इरादे बनते हैं, पर स्वयं से परिचय जब होता है तब पता चलता है कि बढ़ना किस ओर है। नहीं, क्या होता है कि मेरा ये मानना है कि कोई भी जब बच्चा ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाता है ना, तो उसके दिमाग में ज़िंदगी के बारे में, उसके कर्म भूमि जहाँ उसने जाना है, उसके परसेप्शन धीरे धीरे चेंज होते हैं। वो कभी कभी कोई एयरफोर्स का जहाज़ देखता है, उसको लगता है कि बड़ा होकर पायलट बनूंगा। नेवी का जहाज़ देखता है, उसको बड़ा होकर मैं नेवल ऑफिसर बनूंगा, लेकिन मेरे साथ होता रहा ये। लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं छूटी वो था कि मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा। वो कभी नहीं दिमाग से निकली। और उसका रिज़ल्ट ये था कि स्कूल में कोई भी क्लास हो, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, स्कूल का कोई भी फंक्शन हो, एनुअल डे हो, कोई ड्रामा करना हो, तो सबसे पहला नाम जो लिया जाता था वो मेरा ही लिया जाता था। तो वो एक रुझाव जो था वो तो था ही शुरू से। जब एक बार ये सोच ही लिया कि अभिनय ही मंजिल है और उस तक पहुंचकर ही सफल होना है, तो फिर राकेश जी पूरी तरह से तैयारी में जुट गए। ज्ञान बिन कहाँ किनारा, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी तैयारी की ओर ध्यान दिया, अपने ऊपर काम किया। और जब उन्हें इस बात का भरोसा हो गया कि अब वे कर्म क्षेत्र के कुरुक्षेत्र में उतरने के लिए समस्त शस्त्रों से लैस हैं, तब उन्होंने पांव रखा फिल्मी दुनिया में। ये सब कैसे हुआ, आइए जानें। देखिए, मुश्किलातें तो आती हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं और बिना किसी सहारे के आते हैं, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी प्लेटफॉर्म के, बिना किसी गॉड फादर के, जैसे जहाँ कहा जाता है। तो अगर शुरुआत वैसे करनी हो तो वाकई मुश्किलें तो आती हैं। और अनजान शहर में आना, जहाँ पर ना आपके पास रहने का ठिकाना है, ना आपके पास खाने पीने का ठिकाना है, बस एक सर पे जुनून है कि आपको वो मंजिल हासिल करनी है या उस तरफ जाना है। हासिल तो अब तक नहीं की है मैंने, लेकिन ये ज़रूर है कि उस रास्ते पे हैं हम, चल रहे हैं, चलते रहेंगे। वो कहते हैं ना कि भली प्रकार यदि आप किसी काम को आरंभ करें तो वो सहजता से हो भी जाता है। राकेश बेदी जी
जहां अपने जीवन को अपनी सोच और इच्छा के अनुरूप तैयार कर रहे थे, वहीं वे अपने काम को पूरी मेहनत और लगन से अंजाम भी दे रहे थे। परिश्रम को सफलता की एकमात्र कुंजी मानते हुए वे अपनी जिंदगी के सफर के उस दौर में, जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमाने की कोशिश की, तब वो समय, वो जीवन कैसे गुजारा, आइए जाने। ख़ास तौर पे मैं जब आया था तो मुश्किलें और भी ज़्यादा थी, क्योंकि अब तो खैर मीडिया इतना ज़्यादा फैल गया है, इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ हो गए हैं। टेलीविज़न एक बहुत ही बड़ा महासागर बन चुका है जो बाहें खोले खड़ा हुआ है, अपने अंदर समाता जा रहा है लोगों को। लोग जाते जा रहे हैं उसके अंदर, कुछ उभर रहे हैं, कुछ डूब रहे हैं, कुछ तैर रहे हैं। लेकिन जब हम आए थे तब तो खाली फिल्मों का ही एक आसरा था, तो उसी से करियर मतलब बनना या बिगड़ना था, जो भी था। आई वाज लकी कि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया, डायरेक्टली नहीं आया, फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में गया, वहाँ से कोर्स किया। तो जाहिर है कि एक जब आप इतने बड़े संस्थान से एक्टिंग का कोर्स करते हैं, और मेरे जो क्लास फेलो भी थे वो कई लोग मुझसे ज्ञानी थे, मुझसे बड़े भी थे, मैं सबसे छोटा था क्लास में। मिसाल के तौर पर ओमपुरी मेरे क्लास फेलो थे, सुरेश ओबराय मेरे क्लास फेलो थे, सतीश शाह मेरे साथ थे, एक ही क्लास में थे, और डायरेक्शन के बहुत सारे लोग जो आज बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे विनोद चोपड़ा हैं या सईद मिर्ज़ा हैं, ये सब, डेविड धवन है, ये सब हम लोग मेरे बिल्कुल साथ के, हम साथ में पढ़े वहाँ पर। तो उसका एक असर तो होता ही है, क्योंकि आपको एक महासागर में कई दोस्त मिल जाते हैं साथ में चलने के लिए, जो आपको कहीं ना कहीं आपको सहारा देते रहते हैं, और आप भी किसी का सहारा बनते, किसी को आप सहारा देते हैं, किसी का आप सहारा बनते हैं। तो इस तरह से ये कारवां जो है आगे बढ़ता गया, लेकिन आसान तो नहीं था, मैं ये समझता हूँ। मेहनत तो करनी पड़ती है, और मेहनत तो, बल्कि मैंने ज़्यादा जो मेहनत की है वो काम ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं की है, मैंने काम को करने में ज़्यादा मेहनत की है, कि कौन सा काम जो है वो कितनी ज़्यादा ईमानदारी से किया जाए, है ना। और ज़्यादा काम मैंने कॉमेडी किया है, तो कॉमेडी में मेहनत डबल लगती है। एक गीत की पंक्तियां हैं, जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोगे तुम तो न रोएगी दुनिया। यानी रोना सिर्फ तन्हाइयां बढ़ाता है। ये एक जानी मानी और भली प्रकार समझी हुई बात है कि हंसना बहुत मुश्किल होता है, और हंसाना और भी मुश्किल। ऐसे भी इस आंसू बहाती दुख दर्द से बेहाल दुनिया को 2 पल मुस्कुराहट के दे पाना किसी तीर्थ से कम नहीं। तेज रफ्तार दौड़ती संवेदना शून्य जिंदगी में खुशी का इंतजार तो सभी को रहता है, पर खुश होना कैसे है ये कोई नहीं जानता। राकेश जी की जीवन के सुखों और दुखों को लेकर मुस्कुराने और गमगीन होने की अपनी एक फिलॉसफी है, जिसे वे अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मुस्कुराने और मुस्कुराहटें बांटने का क्या है ये गुर, आइए उन्हीं से जाने। क्या, रोने के बहाने तो बहुत सारे हैं, और आप किसी बात पे भी रो सकते हैं। अगर आप ज़रा से भी आपकी जो डेप्थ है, या आप इमोशनली ज़्यादा चैलेंज हो जाते हैं, या आप जल्दी हर्ट हो जाते हैं किसी बात पे, तो रोने के तो दफ्तर में हज़ार बहाने, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर आपकी बॉस से नहीं बनती तो आप रोते हैं, आपसे आप जो जूनियर है उससे नहीं बनती तो आप रो सकते हैं, यू नो। खाना आज नहीं मिला तो आप रो सकते हैं, खाना ज़्यादा मिल गया तो आप रो सकते हैं, यू नो। घर आप लेट आए तो वहाँ माँ है, बच्चे हैं, पति है, सास है। तो रोने के तो हज़ार बहुत ज़्यादा बहाने हैं, लेकिन हंसने का बहाना एक है कि मुझे आज हंसना है, यू नो, और मुझे आज खुश रहना है। तो खुश रहने का बहाना सिर्फ एक ही है, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। लोगों की एक खास आदत होती है इमोशनल होने की, और केवल इमोशनल होने की ही नहीं
बल्कि इमोशंस को अधिक देर तक लादे रहने की भी। इससे उनके क्रोध, दुख और संताप आदि की समय सीमा बढ़ जाती है। गमों को अपने साथ लादना नहीं चाहिए, उन्हें कम करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यही तो बुद्धिमानी है। इस बात पर राकेश बेदी जी ने क्या कहा, आइए उन्हीं से जानें। आज मेरे ऊपर किसी बात का कोई असर ना हो, मैं खुश रहूँगा, आज मैं खुश रहूँगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हर तरफ से जो हैं वो तीर आपके ऊपर कसे हुए हैं। कुछ आपके अपने बनाए हुए, कुछ लोगों के। बल्कि मैं 90% ये कहूँगा कि 99% जो तीर आपके ऊपर कसे हुए होते हैं वो आपके अपने बनाए होते हैं। अगर आप चाहें तो उन तीरों को बड़े आराम से अवॉइड कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी खुशहाल कर सकते हैं। 1977 में फिल्म हमारे तुम्हारे से अपना सफर आरंभ करने वाले श्री राकेश बेदी ने एक के बाद एक कई फिल्में की, जैसे एहसास, बुलंदी, चश्मे बद्दूर, एक दूजे के लिए, ये वादा रहा, तीसरी आंख, साथ साथ, राम तेरी गंगा मैली, दिल है कि मानता नहीं, चमत्कार, जुनून, गर्दिश, यस बॉस, हद कर दी आपने, गदर, एक प्रेम कथा, रोक सको तो रोक लो, जिज्ञासा, फिर हेरा फेरी आदि। कितने ही धारावाहिकों के माध्यम से लोगों के होठों पर हंसी लुटाते राकेश जी किसे देते हैं अपनी सफलता का श्रेय? देखिए, मैं अपनी सफलता का श्रेय मैंने बहुत मेहनत की है और सबसे पहले तो अपने आप को दूंगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं दूंगा अपनी फैमिली को, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, जो अच्छे बुरे वक्त में मुझे सपोर्ट करते हैं। तो वो एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ बड़े स्ट्रांगली कि एक्टर जो है बड़ा इमोशनल किस्म का आदमी होता है। वो बहुत ही एक जिसे कहते हैं एक फ्लूइड से प्लेटफॉर्म पे जीता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी ये बहुत ज़रूरी है उस एक्टर के लिए कि उसके जो उसके पाए हैं वो घर के पाए ख़ासकर वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत ज़मीन पे हों, ताकि बहुत जल्दी, वरना एक्टर जो है वो हिल सकता है ना। मेरा ऐसा ख्याल है, मैं खुद ऐसा हूँ, इसलिए मैं भी, सब लोग ऐसे हैं या नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसी भी काम, बल्कि ऑन एन एवरेज आई थिंक कोई भी बिज़नेस हो या कोई एक्टर हो या उसके लिए फैमिली की सपोर्ट जो है वो बहुत मायने रखती है उसकी ग्रोथ के लिए। हर इंसान के पहलू में एक दिल होता है और ये दिल कुछ पसंद करता है तो कुछ नापसंद। आइए राकेश बेदी जी से जाने कि क्या उन्हें पसंद है और क्या नापसंद। बेहद पसंद, अगर आप सही माने में पूछे तो सबसे बेहद पसंद जो मेरी चीज़ है वो है मिर्ज़ा गालिब, मोहम्मद रफ़ी, महात्मा गांधी। ये तीन चीज़ें जो हैं मैं अपनी ज़िंदगी में, इनका जो मकाम है, अगर मैं कहूँ कि मैं अपने माँ बाप से ऊपर रखता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये तीन चीज़ें मुझे हमेशा इंस्पायर करती रहती और मुझे हमेशा इंस्पायर करती है, मुझे हमेशा सरप्राइज़ करती है ना। मुझे एक रोज़ जब मैं इन तीनों लोगों के बारे में पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, या इनकी गालिब की गज़लें पढ़ता हूँ या रफ़ी साहब के गाने पढ़ता हूँ या गांधी की बातें मैं कहीं सुनता हूँ, तो एक नया थॉट, एक नई सरप्राइज़ मुझे मिलती ही जाती है, ख़त्म ही नहीं होती। यानी कि इतनी ज़्यादा डेप्थ है शायद इन लोगों में कि उनके गुणों का जो ख़जाना है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इतने सालों से मैं पढ़ रहा हूँ या उनको देख रहा हूँ। तो ये तीन चीज़ें बड़ी पसंद हैं। जो चीज़ें नहीं पसंद हैं तो मैं कुछ ऐसा, आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद है। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ कि साहब मुझे ये आदमी बहुत बुरा लगता है या मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ये मैं ये सब्ज़ी नहीं खाऊँगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप
ये कह सकते हैं कि साहब मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, तो आपको 4 दिन भूखा रखें, फिर आपके सामने वो रखें, फिर आप खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो चेक कर सकते हैं हम लोग कि आपको पसंद है या नहीं है। तो जैसे एक जानिसर अख्तर साहब का शेर इसी बात पे है कि सोचो तो बड़ी चीज़ है तहज़ीब बदन की। मतलब तहज़ीब जो बदन की है कि डाइनिंग टेबल भी है और छुरी कांटे भी हैं, और लेकिन वो तो बड़ी तहज़ीब है। सोचो तो बड़ी चीज़ है तहज़ीब बदन की, वरना तो बदन आग बुझाने के लिए है। तो ये मेरी फ़िलॉसफ़ी है कि डोंट डिसलाइक एनीबडी, डोंट हेट एनीबडी, डोंट डिस्पाइज एनीबडी, और हमेशा ज़िंदगी एक सबक सिखाती है कि आप जिससे नफ़रत करते हैं, जो चीज़ आपको पसंद नहीं होती, कोई ना कोई लाइफ का सर्कल जो है वो वही चीज़, वही शख्स, वही आदमी या वही बात आपके सामने लाके खड़ा कर देता है, और फिर आपको घुटने टेक के उस बात को या उस आदमी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये तो हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि पारस को छूकर पत्थर भी सोना हो जाता है। सानिध्य का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। इस साक्षात्कार के पीछे मंशा केवल यही नहीं होती कि किसी से मिला जाए, बल्कि ये भी होती है कि उस व्यक्ति के नजदीक जाकर हम उससे कुछ सीखें। जीवन जीने की कला और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता बनाने की कला क्या होती है, ये हमें उनसे बेहतर और कौन बता सकता था। छोटी सी उम्र से बड़ी लगन से सब कुछ सीखने का प्रयास इंसान को समझदार बना देता है। 150 से भी अधिक फिल्में और अनेक धारावाहिकों में प्रभावशाली किरदार निभा चुके राकेश बेदी जी के शब्दों में, वक्त से बड़ा गुरु और कोई नहीं होता। अनुभवों से हमारा व्यक्तित्व तराशा जाता है। राकेश बेदी जी ने भी अपने व्यक्तित्व को तराशा, वक्त रूपी गुरु से सीखा, और आज हम उनके सम्मुख थे उनसे कुछ सीखने के लिए। आइए देखें कि उन्होंने कैसे दी अभिव्यक्ति देश, समाज और हम सब के लिए। मेरा मैसेज तो यही है कि ज़िंदगी में हंसना सीखो, हर बात पे हंसना सीखो, हंसाना सीखो, क्योंकि एक अच्छा माहौल जो है, एक अच्छी बात, एक खुशी की लहर बहुत सारे गमों को बड़े आराम से धो देती है। बड़े इट्स लाइक ए सुनामी। खुशी की जो सुनामी है ना, वो सब गमों को धो देती है, लेकिन उस तरफ जाने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। और दूसरा मेरा मैसेज ये है कि हम मतलब जो नया जो यूथ आ रहा है, नई जनरेशन आ रही है, उसके मेरे ख़ास मैसेज ये है कि छोटी छोटी बातों पे हर्ट होना बंद कर देना चाहिए। कि उसने मुझे यूं कहा, उसने ये हमारी जो जैसे कई लोग हर्ट होते हैं कि साहब ये हमारी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ है, हम लोग बंगाली हैं तो ये बंगालियों के ख़िलाफ़ ये बात कही गई। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पंजाबी हूँ, मुझे जितने मर्ज़ी ताने मारिए आप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर लाफ्टर आप है उसमें कहीं छुपा हुआ, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा मतलब कि हमको शॉर्ट माइंडेड, शैलो माइंडेड नहीं होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, ताकि हम। और कॉमेडी का सबसे पहला लेसन तो ये है कि कॉमेडी तभी क्रिएट हो सकती है अगर एक आदमी अपने ऊपर हंसना सीखे, अपने ऊपर हंसना जाने। जब तक आप अपने ऊपर नहीं हंस सकते, तब तक आप कॉमेडी नहीं कर सकते। मतलब ये तो बड़ी सेल्फिश बात होगी ना कि मेरे ऊपर कुछ आप मारेंगे तो मैं नहीं हंसूंगा, आप पे मारेंगे तो मैं हंसूंगा। ये तो गलत बात है भाई। तो सबसे पहला शिकार तो आप खुद होने चाहिए। राकेश बेदी जी यूं ही मुस्कुराते रहें और सबके दामन में खुशियां भरते रहें। उनकी फिल्में, उनके धारावाहिक, उनकी बहुमुखी प्रतिभा से ही हों आलोकित। सफलताएं उनके कदम चूमें और दुनिया भर की खुशियां उनके चारों ओर घूमें। जिनका कर्म उनकी साधना है, ईश्वर से उनके लिए हमारी बस यही प्रार्थना है। मुस्कुराते रहो और मुस्कुराहटें बिखेरते रहो। समय किसी के लिए ठहरता नहीं
और वो नहीं ठहरा हमारे लिए भी, मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गया। अगले सप्ताह इसी कारवां में एक नए सितारे के साथ आपकी फिर मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए जेवी मनीषा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।